हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैश बजट। बजट शब्द जैसा कि आप इससे पूर्व परिचित होंगे और बजट शब्द आपने सुना भी होगा कि बजट क्या है। एक आय और व्यय का विवरण है। एक पर्टिकुलर टाइम में हमारे पास कितनी इनकम होती है और कितना एक्सपेंसेस होता है, इसी का विवरण हम बजट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नया शब्द जुड़ गया है, कैश बजट, जिसको रोकड़ बजट कहते हैं। तो कैश बजट किसी भी संस्था में वित्तीय नियोजन और नियंत्रण की एक भी बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी है। ध्यान देना, रोकड़ बजट किसी भी संस्था में वित्तीय नियोजन और नियंत्रण की महत्वपूर्ण तकनीकी है। अगर इसको परिभाषित किया जाए तो निश्चित भावी समय अवधि के लिए रोकड़ कैश की प्राप्ति और कैश भुगतान का पूर्वानुमान हमें कहां से कैश मिल सकता है और कहां हमें कैश को पेमेंट करना है, इसका पूर्वानुमान लगाना कैश बजट कहलाता है। हर जगह कैश बजट होता है, घरों में स्टार्ट होता है, छोटी संस्थाओं में होता है, बड़ी संस्थाओं में होता है, लाभकारी संगठन हो, गैर लाभकारी संगठन हो, कैश बजट सबके लिए महत्वपूर्ण है। और कैश बजट हम बनाने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, प्रिपरेशन ऑफ बजट। तो सबसे पहले हम बजट की तैयारी करते हैं कि बजट हमें कितने दिन के लिए बनाना है। प्रिपरेशन ऑफ बजट में आप ध्यान दीजिएगा, जैसा हमने बताया कि बजट होता क्या है, कैश बजट। तो कहां से कैश आएगा और कहां वो कैश पेमेंट करेंगे, इसका पूर्वानुमान कर लेना कैश बजट कहलाता है। तो सबसे पहले जब बजट बनाते हैं तो बजट की तैयारी करते हैं। बजट की तैयारी करने के लिए मुख्य रूप से हमें यह ध्यान देना है कि हम जो बजट बनाने जा रहे हैं वह लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म के लिए है तो लंबे समय तक बजट बनाया जाता है, जिसकी समय सीमा एक अवधि से 1 साल से ऊपर होती है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म में बजट बना रहे हैं तो उसकी समय सीमा 1 साल से कम होती है, या हाफ ईयरली भी हो सकती है, या थर्ड मंथली भी हो सकती है, या मंथली भी हो सकती है, और या वीकली भी हो सकता है। ध्यान देना, बजट की तैयारी के लिए हम टाइम पर विशेष ध्यान देते हैं कि जो बजट हम बना रहे हैं उसका टाइम क्या होगा, लंबे समय तक का टाइम होगा या शॉर्ट पीरियड होगा। दूसरी चीज कि कैश के स्रोत और अंतर्वाह का अनुमान, हमारे पास जो कैश कहां से आएगा और कहां हम इसको पेमेंट करेंगे। तो इसमें हमें मुख्य रूप से 3 बातों पर ध्यान देना है। हमें बजट की तैयारी के बाद रोकड़ का स्रोत, कैश का सोर्स क्या होगा, कहां से इनफ्लो होगा। जैसे आप कैश को स्टेट पढ़ चुके हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो इनफ्लो कहां से होता है उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले रोकड़ के स्रोत और अंतर्वाह का अनुमान, एक निश्चित अवधि में कैश कहां से आता है। हमारे पास कैश के जो साधन है कहां से आते हैं वो आपको हम जब बताएंगे, बजट क्या है उसको बताएंगे। और कितनी राशि प्राप्त होगी, जो कैश का सोर्स है उससे कितना हमको इनकम हो सकता है, जैसे आप सेल्स करते हो, सेल्स कितना हो सकता है, और कैश प्राप्ति का समय क्या होगा। पैसा तो यहाँ निकल नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपने किसी को उधार माल बेचा है तो क्या वह समय से पेमेंट कर पाएगा या नहीं। तो पहला चीज बजट की तैयारी, दूसरा कैश के स्रोत और अंतर्वाह का अनुमान, सोर्स एंड इनफ्लो ऑफ कैश। तो निश्चित अवधि में कैश कहां से आएगा, उसकी राशि कितनी होगी, अमाउंट कितना होगा, और समय क्या होगा, इस समय पर ध्यान देना है। और रोकड़ का प्रयोग कहां करेंगे। अब जो तीसरी बात पर ध्यान देंगे कि रोकड़ प्राप्ति, तो कैश प्राप्ति कहां से होती है,
हम कैश सेल्स भी करते हैं, कैश परचेस भी करते हैं, सेल्स करते हैं, पैसा हमारे पास आता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर से आता है और अन्य सोर्स से आता है। तो मेन सोर्स क्या होगा? दूसरा गैर व्यवसाय संचालन से प्राप्तियां। हमारे पास कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होते हैं, जैसे आपने किसी कंपनी में शेयर इन्वेस्ट किया तो आपको डिविडेंड मिलेगा, टैक्स के रिफंड भी होते हैं, कर वापसी भी होती है, कहीं न कहीं से हमें कमीशन मिल जाता है, हमें ब्याज मिल जाता है, हमें किराया मिल जाता है। तो ध्यान रखिए, लाभांश, कर वापसी, कमीशन, ब्याज और किराया, ये सब हमारे क्या है? गैर व्यवसाय संचालन से प्राप्ति होती है। तीसरा, पूंजी व्यवहारों से रोकड़ प्राप्ति। पूंजी व्यवहार, जैसे हमारे पास कुछ स्थायी संपत्तियां हैं जो यूजलेस हो चुकी हैं, उसकी जगह नई संपत्ति लगाना चाहते हैं तो उसको हम बेच देते हैं, उससे पैसा मिल जाता है। आपने किसी कंपनी का शेयर डिवेंचर लिया हुआ तो शेयर इशू करके हमारे पास पैसे आते हैं, डिवेंचर इशू करके आते हैं, फिर कैपिटल ट्रांजैक्शन से आएगा। तीसरी चीज कि अब हम पेमेंट कहां से करेंगे? अब हम पेमेंट कैसे करेंगे? तो जैसे रोकड़ स्रोत हमारा साधन है, उसमें पेमेंट करना है कि अगर हमने कैश सेल्स किया है तो पैसे आए हैं, तो व्यवसायिक क्रियाओं के लिए भुगतान हम दूसरे से माल खरीदते हैं तो उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा। तीसरा, गैर परिचालन, जैसे हमारा गैर परिचालन, हमारे पास गैर परिचालन लाभांश आपको मिलता है तो कभी कभी लाभांश आपको देना पड़ता है। किराया अगर आपको मिलता है तो किराया कभी कभी आपको देना ही पड़ता है। आप व्यवसाय कर रहे हैं, किसी का मकान लिए किराया पर, तो किराया देना पड़ेगा आपको, स्वाभाविक सी बात है। और पूंजी व्यवहार है, अगर अस्थायी संपत्तियों का आपने बेचा है, पुरानी संपत्तियों को, तो नई संपत्तियों को खरीदना भी पड़ेगा। तो ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ बजट होता है। इस तरीके से आप समझ लें शॉर्ट में, जब प्रिपरेशन ऑफ बजट करेंगे तो पहले बजट तैयारी, दूसरा सोर्स ऑफ कैश एंड इनफ्लो ऑफ कैश, रोकड़ के स्रोत और अंतर्वाह का अनुमान, तीसरा यूज ऑफ कैश, पैसा आएगा तो यूज भी होगा। उसके बाद रोकड़ की प्राप्ति कहां से होगी? तो रोकड़ की प्राप्ति कैसे प्राप्ति आप जानते हैं। पहला ऑपरेटिंग, बिजनेस फ्रॉम ऑपरेटिंग, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग और फिर तीसरा कैपिटल ट्रांजैक्शंस। पेमेंट करेंगे तो व्यवसायिक क्रियाओं के लिए भुगतान करना है, गैर परिचालन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस। इतनी बातों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद आता है कैश बजट हम बनाते हैं, जैसा हमने बताया आपको कि इस टाइम पीरियड पर ध्यान देना जरूरी है। तो टाइम पीरियड पर अगर ध्यान देना जरूरी है, अब हमें यह ध्यान देना है कैश बजट हम कितने महीने के लिए बना रहे हैं। तो मुख्यतः कैश बजट बनाते समय हमें कैश रिसीट, प्राप्ति, जैसा मैंने लिखा प्राप्ति और भुगतान दोनों करना है। तो कैश कहां से मिलता है, अब हम आपको फॉर्मेट बता रहे हैं। तो जो मेन सोर्स ऑफ कैश इनकमिंग का है वह है कैश सेल्स, नकद बिक्री। किसी भी बिजनेस ऑपरेटिंग में सबसे पहले जो हमारा मेन इनकम होता है वह कैश सेल्स होता है, इसको हम कैश फ्लो में आपको बताएं। कैश रिसीव फ्रॉम डेब्टर्स, देनदारों से भी हमको पैसे मिलते हैं। तीसरे नंबर पर कॉल मनी ऑन शेयर, कॉल मनी ऑन शेयर, इसको लिखा पूंजी व्यवहार स्रोत का प्राप्ति। आप किसी कंपनी का शेयर और डिबेंचर खरीदते बेचते हैं तो उससे पैसा मिलेगा। लोन रिसीव्ड, सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स और लास्ट में अदर रिसीव्ड। अदर रिसीव्ड में आपका डिविडेंड आ जाएगा, टैक्स रिफंड आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा, रेंट आ जाएगा और बहुत सारे इनकम ऐसे हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। तो आप एक तो हमारा बेटा रिसीव्ड। सेकंड नंबर पर पेमेंट भी करना है। तो पेमेंट कहां से होगा?
फॉर्मेट है कैश बजट का। तो कैश बजट के फॉर्मेट को हम दो भागों बांट देते हैं, पहला रिसीव कॉलम, दूसरा पेमेंट कॉलम। रिसीव से पैसे, एक बार पुनः सुन लीजिए ध्यान से, कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कॉल मनी ऑन सेल, लोन रिसीव, सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, अदर एसेट्स, अदर रिसीव। पेमेंट में कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, वेजेस ऑन सैलरी, लोन रीपेड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, टैक्स, डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट पेबल। अब हम दूसरी चर्चा आपसे करेंगे। जब कैश बजट हम बनाते हैं तो जब हम कैश बजट बनाते हैं तो हमें कुछ चीजों को कलेक्ट करना पड़ता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, हमने कहा था उधार आप बेचे या खरीदेंगे तो उसमें टाइम बाउंडेशन होता है, कितना पैसा मिलता है कितना नहीं मिलता है। तो कैलकुलेशन ऑफ कैश कलेक्शन हम आपको बताएंगे। कैलकुलेशन ऑफ कैश कलेक्शन ये हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, हम क्वेश्चन लिख देते हैं कि एक कंपनी की मासिक बिक्री का अनुमान, एक कंपनी है मासिक विक्रय करती है, जैसे मंथ निकालते हैं, मान लीजिए फरवरी महीने में उसने 90,000 की बिक्री की, मार्च महीने में 195,000 करती है, मार्च महीने में मान लीजिए 95,000, अप्रैल मंथ में 54, अप्रैल मंथ में 54 और मई के महीने में 87, मई के महीने में 87,000 और जून के महीने में 63,000। ये एक कंपनी के हर महीने की बिक्री है और ये उधार माल बेचती है। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे कि डिटेल्स, सॉरी यहां पर रखेंगे मंथ। अब यहां लिखेंगे हम सेल, और हमें जो बजट बनाना है, क्वेश्चन ने दिया बिक्री का 50% अगले माह में, यानी टोटल हर महीने की सेल हो रही है, इसका 50% नेक्स्ट मंथ और 50% नेक्स्ट मंथ, यानी फरवरी में अगर 90,000 की बिक्री है तो इसका 50% मार्च में मिलेगा और 50% अगले महीने में। तो ये ध्यान देना है। तो मंथ से अब यहां बनाएंगे मार्च, अप्रैल, मई और जून का। ध्यान रखना बच्चों, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से निकालना हम इसको बताएंगे आपको, टाइम पर और इस टाइम अंतराल पर और कितना परसेंट मिलेगा। एक कंपनी की मासिक बिक्री है, फरवरी महीने में आपने सेल किया, यह 90,000 का सेल है। इसमें दिया है कि 50% अगले महीने में और 50% अगले से अगले महीने में मिलेगा। तो कहने का मतलब कि फरवरी की बिक्री 90,000 है, तो इसका 50% हमको मिलेगा 45,000, क्योंकि हम फरवरी मार्च का ही बनाना है। अगली बिक्री वाले देखिए, ध्यान देना बेटा, मार्च का है और मार्च की सेलिंग है 95,000। तो 95,000 अगर सेलिंग है तो इसका 50% हमको
50% हमको अप्रैल भी मिल सकता है। अगला 50% को मार्च बना रहे हैं तो 47,500 और 47,500 हमें यहाँ मिल सकता है। मई में हमारा सेल है, सॉरी अप्रैल में जो हमारा सेलिंग है वो 54,000 है। तो अप्रैल की जो सेलिंग है वो फिर मार्च में नहीं मिलेगा, 50% अप्रैल मिलेगा, 50% मई में मिलेगा। तो यहाँ जो हम उसको डैश कर देते हैं और 87 का हाफ 2 3 6 43,500 अप्रैल में एंड 43,500 मई में चला गया। अब ध्यान दीजिए मई के हमारे लोग मई को सेलिंग है, सॉरी बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 54 है, इसको सही कर लीजिए। 54 है अप्रैल में, तो 27,000 अप्रैल महीने में एंड 27,000 मई महीने में मिलेगा। ध्यान देना एक बार फिर से। अब मई का सेलिंग हमारा 87,000 यहाँ है, तो इसका जो हो जाएगा मई का सेलिंग है तो मार्च में नहीं मिलेगा, अप्रैल में नहीं मिलेगा, मई में मिलेगा हमारा इसका हाफ 43,500 और 43,500 जून में मिलेगा। नेक्स्ट फिर यहाँ जून की सेलिंग है 63,000, जून की सेलिंग है 63,000। तो जून का पैसा हमको मार्च में तो नहीं गया, अप्रैल नहीं गया, मई का, जून का आधा पैसा हम ले लेंगे, 63 का आधा हो जाएगा 31,500 और 30 जाएगा जुलाई में। जो जुलाई का बजट हमें नहीं बनाना है तो हमें ये देखिए कि हम पैसा हमने जो बिक्री किया था वो कैसे कैसे मिल रहा है। क्योंकि यहाँ फरवरी का भी है तो हमने फरवरी का नहीं बनाना बजट, नहीं, फरवरी का आधा पैसा मार्च में ना, ये हम यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। टोटल जो कलेक्शन हमारा होगा ये हो जाएगा 92,500 और ये हो जाएगा हमारा 74,500 और ये हो जाएगा 7,3,10,407 70,000